कभी सोचा है कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस किस तरीके से फ्लक्चुएट होता है? कभी तो टमाटर हमें 10 रुपए किलो मिल जाते हैं और कभी वही टमाटर हमें 200 रुपए किलो भी खरीदने पड़ते हैं। ये सब कुछ किस तरीके से चलता है? अर्थशास्त्र क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है? तो आज के एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स के बेसिक्स, फंडामेंटल्स और साथ ही साथ ये जानेंगे कि अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स किस तरीके से असल जिंदगी में कार्य करती है। और इस विषय के बारे में गहनता से जानने के लिए हम एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट को इनवाइट कर रहे हैं, मिस्टर सागर चैन, जो कि एक फेमस इकोनॉमिक्स लेक्चरर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और बीते कई सालों से इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं बहुत ही अच्छे लेवल पे। इनकी जानकारी बहुत ही डीप है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंदर। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, तो बुलाते हैं सागर जैन सर को। तो वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप आए इसके लिए बहुत थैंक यू। सर थैंक यू तो मैं बोलूँगा कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया और आज की जो डिस्कशन हमारी होने वाली है इससे आपके व्यूअर्स को जो फ़ायदा होने वाला है, तो इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया। सर थैंक यू। और आज हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने सर के बारे में बताया, बहुत ही अद्भुत नॉलेज रखते हैं, जानकारी रखते हैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की। और उसी पर आज हम बात करने वाले कि किस तरीके से इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र जो है वो सब्जेक्ट वाइज तो है ही, सिलेबस में तो आपको पढ़ना ही होता है, क्या वो असल जिंदगी में भी कोई फर्क डालता है या नहीं डालता है। तो सागर सर, पहला तो देखो मेरा ना यही सवाल है कि अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स जिसे बोला जाता है वो है क्या बेसिकली? अच्छा, तो मैं आपको बुक की डेफिनेशन बताऊंगी, जो रियल लाइफ की डेफिनेशन है वो बताऊंगा आपको। सर दोनों ही बता दीजिए, इजी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको बुक की डेफिनेशन बताता हूँ कि इकोनॉमिक्स रेफर्स टू अ रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज इन सच अ मैनर दैट ऑल द इकोनॉमिक्स गेट बेनिफिटेड या मैक्सिमाइज्ड। अब इसका मतलब क्या है सर, मैं आपको इसका रियल लाइफ से कनेक्ट करके बताता हूँ। रैशनल मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं समझदारी से। इकोनॉमिक्स रेफर्स टू रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। स्कार्स मतलब होता है सर जिसकी कमी होती है, जिसकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, मांग ज्यादा है जिसकी। तो उन रिसोर्सेज का इतनी समझदारी से इस्तेमाल करना कि वो सभी के लिए अवेलेबल हो, सभी के लिए यूजेबल हो और उसको हमारी फ्यूचर जनरेशन भी यूज कर पाए और सभी को उसका फायदा हो। जैसे कि आज के समय में सर हमारे पास हमारा टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेसमैन का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सर्विस क्लास पर्सन का अपना टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। तो हम अपने टाइम मैनेजमेंट क्या कर रहे हैं, टाइम को कहाँ पे डिवोट कर रहे हैं, अपने वर्किंग आवर्स कितने हैं, फैमिली आवर्स कितने हैं, पर्सनल आवर्स कितने हैं, ये सारी चीजें हमारी मैटर करती हैं। दूसरा, हमारी बॉडी की एनर्जी, हमारी हेल्थ। कई बार आपने देखा है आपके टीचर्स ने अपने टाइम में बोला होगा कि डोंट वेस्ट योर एनर्जी, बातों में मत लगाओ अपने एनर्जी को, इससे अच्छा तो तुम मैथ्स कर लो, इससे अच्छा तो सोशल साइंस लर्न कर लो, कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर लो जी। सर टाइम और एनर्जी सबसे बड़ी चीज होती है। बट लेकिन विशाल सर मैं आपको बताऊं, आज की डेट में अगर हर कोई आदमी पैसे को गिनता है, टाइम को भी गिनता है, बट एनर्जी को काउंट नहीं करता। और जबकि एनर्जी हमारा बहुत बड़ा सोर्स है, क्योंकि अगर हमारी बॉडी के अंदर, हमारे माइंड के अंदर, हमारे चेहरे पे अगर एनर्जी नहीं होगी तो काम में मजा नहीं है। बिल्कुल सर। तो हम अपने पैसे को, अपने आपके ऑफिस में जो लोग काम कर रहे हैं उनको, आप अपने टाइम को और आप अपनी एनर्जी को कितने अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहे हो, बेस्ट यूटिलाइजेशन निकाल पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। बहुत बढ़िया सर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इकोनॉमिक्स बेसिकली है क्या। और जैसा कि सर ने बताया, तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ सर, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब आपके पास जो भी आपके पास चीज है, करेक्ट, उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, मतलब वेस्ट नहीं होनी चाहिए, वेस्ट नहीं होना। और ये भी आपको देखना है कि सारा आप ही यूज ना कर ले, सामने वाला जो है या दूसरे जो है, विशाल सर वहां से आपका मैक्सिमम बेनिफिट आना चाहिए। मैक्सिमम बेनिफिट आना चाहिए। अगर मैं कहीं पर, जैसे सपोज स्कूल का बच्चा है, मुझसे कई बार कहता है सर मैं पढ़ तो रहा हूँ, सर मैं ट्यूशन तो जा रहा हूँ। आप ट्यूशन जा रहे हो या नहीं जा रहे ये मैटर नहीं करता, बट आप ट्यूशन में जो 1 घंटा वहां पे दे रहे हो, वहां से आप कितना सीख रहे हो, इफेक्टिव आवर्स कितने हैं। करेक्ट, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। बहुत बढ़िया सर।
तो सर मतलब किस तरीके से इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो हमारे असल जिंदगी में फर्क डालता है, मतलब असल जिंदगी में क्या इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है या नहीं करती है? ओके, इकोनॉमिक्स में आपको बताऊं, इकोनॉमिक्स आपकी टोटल रियल लाइफ है, टोटल कंप्लीट आपकी रियल लाइफ है। जरूरी नहीं है कि जिसने 11th 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ी है या ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स पढ़ी है या पोस्ट ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स पढ़ी है सिर्फ उन्हीं को ये फंडे पता है। विशाल सर, दो वर्ड बता रहा हूं, डिमांड और सप्लाई जी। सारा खेल ही इन दो वर्ड्स का है। बिल्कुल सर। अब जैसे नवरात्रे आते हैं, आलू के प्राइस बढ़ जाएंगे सर, और प्याज के प्राइस वो कम हो जाएंगे सर। कम हो जाएंगे। इट्स ऑल अबाउट डिमांड एंड डिमांड एंड सप्लाई। करेक्ट। जैसे ही नवरात्रे खत्म होंगे, प्याज की डिमांड, बिल्कुल बिल्कुल उसके रेट बिल्कुल बढ़ेगा। अब बताओ, इसमें कोई रेडी वाला एमए इकोनॉमिक्स करके बैठता है क्या? नहीं बैठता सर। तो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट आवर रियल लाइफ। अभी आप परसों की बात मुझे बता रहे थे कि सर ने अपने बेटे को डिनर पे ले गए थे, तो वहां पर उसने मेन्यू वो देख रहा था, तो उसने 3-4 चीजें सेलेक्ट करी। तो सर ने बोला कि आपको कुछ ऐसा बताया कि भाई मैं एक चीज दिलाऊंगा, जो तुम्हें पसंद है वो बता दो। तो उसने क्या करा, उन 4 चीजों में से एक चीज आपको बेस्ट जो उसको लगी वो उसने बताई। इट इज ऑल्सो इकोनॉमिक्स कि मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, अब मुझे उनमें से अपने लिए बेस्ट चूज करना है। दैट इज कॉल्ड ऑल्सो इकोनॉमिक्स। अब ये रियल लाइफ से कनेक्टेड है नहीं है? मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ सर कि लेट सपोज एक बच्चा है, उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी और 1 साल 2 साल जॉब करी, उसके बाद उसके फादर ने बोला कि बेटा जाओ अपना बिजनेस करो। अब बिजनेस करने पर उसके बाद 4-5 ऑप्शन थे कि पापा मेरे पास स्टील का बिजनेस कर लूं, या मैं फर्नीचर का बिजनेस कर लूं, या मैं गारमेंट्स का बिजनेस कर लूं, या मैं कोचिंग सेंटर खोल लूं। किस चीज का बिजनेस करूं, कहां पे मैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करूं? तो उस पर वो एनालिसिस करेगा, प्रॉफिटेबिलिटी देखेगा, वहां की एग्जिस्टेंस होने में कितना टाइम लगता है, प्लस लॉन्ग टर्म उसका विजन क्या है उस बिजनेस का, आरओआई क्या होगा, आरओआर क्या होगा, वो सारी चीज देखने के बाद फिर अपने पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट करें। बिल्कुल सही बात। दैट इज ऑल कॉल्ड इकोनॉमिक्स। तो सर ये फंडामेंटली अगर हम देखें तो कितने टाइप्स की इकोनॉमिक्स देखी जाती है, पढ़ी जाती है? सर देखिए, अगर मैं इसके टाइप्स के बारे में बात करूं तो कॉलेज लेवल पे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स को इकोनॉमिक्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे नॉर्मली हम 11th 12th में बच्चों को ना इकोनॉमिक्स माइक्रो मैक्रो पढ़ाते हैं। जी जी। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम कॉलेज में चले जाते हैं तो एक मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और काउंट हो जाती है, इकोमेट्रिक्स आ जाता है। तो ऐसे इसके डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। बट अगर हम मेजर लेवल पे बात करें तो इकोनॉमिक्स के 2 सेगमेंट्स होते हैं, एक होता है माइक्रो मतलब छोटे लेवल पे, एक होता है मैक्रो मतलब बड़े लेवल पे। whenever we are solving any economic problem at a small level, then it's a microeconomics. Whenever we are solving an economic problem at large level, it's a macroeconomics. सर एक एक एग्जांपल और हो जाए दोनों का, ताकि मैं भी समझ पाऊँ इजीली और व्यूअर्स भी थोड़ा इजीली। कोविड के बाद सर मेरी फैक्ट्री चलने लगी, इट्स अ माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि मैंने अपनी फैक्ट्री अपने पर्सनल लेवल पे बात कर रहा हूँ, स्मॉल लेवल पे बात कर रहा हूँ। ठीक। सर आपने देखा अब इंडिया में ना पॉल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बाहर के जो फॉरेन टूरिज्म है वो दिन पे दिन कम होते जा रहा है। हम पूरे इंडिया के बारे में बात करें, इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, इट्स अ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सर दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, बिजनेस डाउन होते जा रहे हैं। अगर हम ऐसी बातें कर रहे हैं, इट्स अ मैक्रो इकोनॉमिक्स, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द होल इकोनॉमी। सो माइक्रो मतलब जब हम छोटे लेवल पे बात कर रहे हैं, किसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को इंडिविजुअल लेवल पे सॉल्व कर रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम उसी प्रॉब्लम को बड़े लेवल पे कर रहे हैं तो मैक्रो। ग्रेट। अभी रिसेंट टाइम में स्टॉक मार्केट बिल्कुल निचले पायदान पे चला गया, उसमें भी कहीं ना कहीं डिमांड एंड सप्लाई का ही कॉन्सेप्ट लगता है। हाँ बिल्कुल लगता है सर। अब आपको क्या लगता है सर कि आने वाले टाइम में, आने वाले 5 साल बाद, 7 साल बाद इंडिया की इकोनॉमी आप किस तरह से देखते हैं कि इंडिया हमारा जो देश है उसकी अर्थव्यवस्था किस लेवल पर पहुंचेगी? सर सबसे पहले तो विशाल सर, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपके व्यूअर्स को एक बात बताना चाहूँगा। सर ने जो आज का टॉपिक मुझसे लिया है वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लिया है, और मैं मानता हूं कि अगर आप विशाल सर के चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको इस वीडियो में बहुत सारी इकोनॉमिक्स की बेसिक प्लस एडवांस नॉलेज मिलने वाली है। क्योंकि सर मुझसे जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जो मुझसे अंदर से निकलवाना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आगे चल के जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं या करने वाले हैं, उनके लिए ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है।
सर आगे 5 इयर्स में अगर आपको बता दूं तो ये हमारे लिए स्ट्रगल का टाइम तो रहेगा ही रहेगा, प्लस हमारे लिए सर मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी लेके आने वाला टाइम है। अगर आपको ध्यान हो सर 2014 से पहले हमारी इकोनॉमी इट वाज ऑन 12th पोजीशन इन द वर्ल्ड, और अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, श्री नरेंद्र मोदी जी ने, कि नाउ वी आर एट द 5th। सोचिए, मतलब हम 12वें पायदान से 12th पोजीशन से अपने जीडीपी के लेवल में पूरे वर्ल्ड में 12th लेवल से हम कहां पे आ गए हैं, 5th पोजीशन पर आ गए हैं। और उनका नेक्स्ट 10 इयर्स का टारगेट है कि मुझे अपनी इकोनॉमी को 3rd लेवल पे लेके जाना है, 3rd पोजीशन पर। तो कहीं ना कहीं हमारे आगे इन्वेस्टर्स के लिए, हमारे बिजनेस क्लास लोगों के लिए, सर्विस क्लास लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सभी के लिए सर जो आने वाला दौर है, आने वाले जो 5 साल हैं, 10 साल हैं, ये बहुत ही अपॉर्चुनिटी भरे हुए साल होने वाले हैं। और आने वाले टाइम में सर हमारे बिजनेस बहुत आएंगे, बाहर से आ भी रहे हैं, बीपीओ के पास, केपीओ के पास, प्रोडक्शन हाउसेस के पास, बाहर से बहुत काम आ रहा है हमारे पास। सर मेरा एक और सवाल है आपसे कि अगर कोई स्टूडेंट है, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट है या फिर वो अभी एकेडमिक्स में है, ओके, और उसे अपना करियर एज ए इकोनॉमिस्ट बनाना है, ओके, एज एन इकोनॉमिस्ट उसको वर्किंग प्रोफेशनल बनना चाहता है, तो उसके लिए क्या क्या कोर्सेज हैं? क्या कॉलेजेस कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं या उसको कहीं बाहर मार्केट में जाकर के कुछ स्किल्स एक्वायर करनी होंगी? देखिए सर, विशाल सर, इसमें ना 2 चीजें होती हैं, एक होता है डिग्री बेस और एक होता है स्किल्स बेस। और मैं ये मानता हूं कि जब आप स्टूडेंट हैं तो आपको दोनों पे फोकस करना जरूरी है। राइट। मार्केट में कुछ लोग ऐसे हैं सर जो ना डिग्रियों को तवज्जो नहीं दे रहे कि डिग्री की जरूरत नहीं है, डिग्री की जरूरत नहीं है, स्किल नहीं। मैं कहता हूं दोनों की जरूरत है आपको। बिल्कुल। क्योंकि जब आपका पोर्टफोलियो बनता है, जब आपका प्रोफाइल तैयार होता है, तो उसके अंदर ये भी देखा जाता है कि आपने क्या प्रोफेशनल डिग्री हायर करी है, कहां से हायर करी है, किन प्रोफेसर से आप पढ़े हो। प्लस उसके साथ साथ सर हमारे पास मार्केट में बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत सारे स्किल बेस्ड हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल हैं जो बच्चों को अपने रेगुलर डिग्री के साथ साथ सीखने चाहिए। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बहुत सारे कोर्सेज हैं, इकोनॉमिक्स में बहुत सारे कोर्सेज हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस में हमारे पास काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, शेयर मार्केट के अंदर हमारे पास कोर्सेज हैं, मैथमेटिक्स में हमारे पास कोर्सेज हैं, एनालिटिक्स में हमारे पास कोर्सेज हैं। तो अगर आप बीकॉम कर रहे हो, बीए कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, एमसी, कोई भी आप डिग्री वाला कोर्स कर रहे हो, उसके साथ आप स्किल बेस्ड जरूर पढ़ाई करें। मैं ये आपके सभी व्यूअर्स को बताना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं भी पर्सनली ये मानता हूँ कि डिग्री तो बिल्कुल मैटर्स अ लॉट, बट कहीं ना कहीं उसके साथ जो स्किल है वो ज्यादा, मुझे लगता है कि स्किल को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी और दी भी जानी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि किसी बच्चे ने एमबीए जो है वो एक नॉर्मल इंस्टीट्यूशन से किया हो, लेकिन उसके अंदर कैलिबर हो। करेक्ट। और अगर उसके अंदर कैलिबर है तो वो आगे आना चाहिए। करेक्ट सर, स्किल बेस्ड क्वेश्चन, स्किल बेस्ड पढ़ाई करने से क्या होता है, अगर किसी बच्चे के अंदर कोई हेजिटेशन है, किसी बच्चे के अंदर कम्युनिकेशन गैप है, किसी बच्चे के अंदर एनालिटिकल स्किल्स हैं लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रही हैं, और स्किल कोर्स करने से क्या होता है, वहां पे आपको टीचर नहीं मिलते, वहां पे आपको ट्रेनर मिलते हैं। आपने शायद ये फील किया होगा कि जो स्किल्स की पढ़ाई कराते हैं, दे आर नॉट अ टीचर्स, दे आर अ ट्रेनर। वो ट्रेन करते हैं कि आपको मार्केट में कैसे हिट करना है। तो इसलिए मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि स्किल कोर्सेज जरूर करें। और सर मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और बताना चाहूंगा, जितने भी फील्ड के बच्चे हैं, यू आर फ्रॉम द कॉमर्स और आर्ट्स और मेडिकल और नॉन मेडिकल, यू शुड हैव अ फाइनेंशियल बुक्स इन योर लाइब्रेरी। आप अपनी पर्सनल लाइब्रेरी में, आप अपनी पर्सनल जो आपके घर पे वार्डरोब है उसमें फाइनेंस की किताबें जरूर रखें। आप किसी भी फील्ड में हैं लेकिन आप फाइनेंस की बुक्स जरूर अपने साथ कैरी करें, जरूर उनको पढ़ें। वो चीजें आपको बहुत काम आती हैं, आएंगी लाइफ में आगे, और आपकी रियल लाइफ में भी बहुत काम आएंगी। सर आपकी बात में मुझे एक चीज खुद भी फील हो रही है, मैं इसमें एड ऑन भी करना चाहूंगा कि जब फाइनेंस की बात आती है या अकाउंटिंग की बात आती है तो लोगों का एक परसेप्शन है कि वो सीए, सीएमए, सीएस, टैक्स एडवोकेट्स, अकाउंटेंट्स, बस उन्हीं की ये फील्ड है। नॉन कॉमर्स जो बैकग्राउंड से हैं उनकी ये फील्ड नहीं है। लेकिन मेरा पर्सनल मानना है कि आपके जो पर्स है, आपका जो वॉलेट है, उसके अंदर जो पैसा है
Correct. वो तो सबके पास है। बिल्कुल चाहे सही है और सर। आपका अल्टीमेट गोल जो है किसी भी बिल्कुल, फील्ड से बिल्कुल, हो आप, बिल्कुल। वो तो टू अर्न मनी। Correct. और अगर आपको पैसा कमाना है, पैसा कमाने के बाद उसको यूज कैसे करना है, उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग यू हैव बिल्कुल सर, आपके पास होनी चाहिए। अभी मैं कल ही अपने स्कूल में जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल में, वहाँ पे मैंने बच्चों से एक बात पूछा कि वो 10th क्लास के बच्चे थे जो अब 11th में आ रहे हैं। तो मैंने किसी से पूछा कि आप क्या बनोगे? सर मुझे डॉक्टर बनना है इसलिए मैं मेडिकल ले रहा हूँ। सर मुझे इंजीनियर बनना है इसलिए मैं नॉन मेडिकल ले रहा हूँ। सर मुझे ना आईएएस आईपीएस बनना है, या मुझे सर आगे सिविल सर्विसेज में जाना है तो मैं ह्यूमैनिटीज में जा रहा हूँ। सर मुझे सीए बनना है, सीएस बनना है, बिजनेसमैन बनना है, इसलिए मैं कॉमर्स ले रहा हूँ। तो वहाँ पे मेरे पास लगभग 200-250 बच्चे थे, तो मैंने सबसे कुछ पूछा, तो मुझे उन्होंने अपने अपने फील्ड के बारे में बताया। मैंने उन सभी को एक बात बोला, मैंने कहा आप डॉक्टर बनेंगे, आपके पास आपकी कंसल्टेशन फीस आएगी, क्या आपको पैसे नहीं करने होंगे? क्या आपको वो मैनेज नहीं करने होंगे? क्या वो आपको सेव नहीं करने होंगे? क्या वो आपको आगे इन्वेस्ट नहीं करने होंगे? उन्होंने बोला यस सर बिल्कुल। तो मैंने कहा आपको फाइनेंस की नॉलेज तो लेनी ही पड़ेगी। हम किसी भी फील्ड में हो, हमें फाइनेंस की नॉलेज तो लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइनेंशियल लिटरेसी के बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, नहीं तो बुक्स बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल हैं। 2-3 नाम मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड, बहुत अच्छी बुक है, उस बुक को आप जरूर पढ़िए। एक है साइकोलॉजी ऑफ मनी, बिल्कुल सर, इसको आप जरूर पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये सर जो बुक्स है ना, ये आपके टारगेट को डिसाइड करने में आपकी हेल्प करती है। पैसे को कैसे मैनेज करते हैं, पैसे को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें आपकी बहुत बड़ी मदद करेंगे। बिल्कुल सर। आई होप आप लोगों को ये जितनी भी हमने कॉन्वर्सेशन की है, इससे आपको पता चला होगा कि इकोनॉमिक्स किस तरीके से काम करती है बुक्स में और रियल लाइफ में। सर अब एक कंक्लूजन और हो जाए कि इकोनॉमिक्स जो हमने बातें करी हैं उसका इफेक्ट क्या है और आगे के लिए हमें क्या ध्यान रखना लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं कंक्लूजन करूं तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स आपकी कोई सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ इकोनॉमिक्स आपका रियल लाइफ है। आप किसी भी चीज़ की शॉपिंग करने जाते हैं, चाहे आप सब्जी मंडी जा रहे हैं, चाहे आप गोल्ड खरीदने जा रहे हैं, डायमंड खरीदने जा रहे हैं, चाहे आप कोई भी अपने घर के लिए कपड़े खरीदने जा रहे हैं, चाहे आप अपना ग्रॉसरी लेने जा रहे हैं, हर जगह इकोनॉमिक्स लगती है, हर जगह फाइनेंशियल मैनेजमेंट लगाई जाती है। दूसरा, आप अपने घर में जब भी जो आप या तो आपकी सैलरी आ रही है, या आप बिजनेस कर रहे हैं, या आप स्टूडेंट हैं, आपको पॉकेट मनी मिलती है, मैं आपसे सभी से एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि एक बजटिंग करके जरूर चलें अपने लाइफ के अंदर। चाहे वो बजट आपके बच्चे के जन्मदिन का हो, चाहे वो बजट डे टू डे ग्रोसरीज का हो, चाहे वो बजट आपके छोटे मोटे आपके घर में फंक्शंस होते हैं उसका हो, कोई भी आप काम करें उसको एक बजट के साथ चलें कि इस इवेंट पे मुझे कितने पैसे खर्च करने हैं, मेरे बेटे का जन्मदिन है, मुझे उस पर कितने खर्च करने हैं, मेरी वाइफ का बर्थडे है, मुझे उस पर कितने पैसे खर्च करने हैं, और इसकी थोड़ी सी आप प्लानिंग करके चलें। और मैं सबसे बड़ी बात ये बोलता हूँ कि जब इस पूरे देश को चलाने के लिए सरकार बजट बनाती है, एक्सपेक्टेड बजट, कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में मेरा कितना खर्चा होगा, मेरा मतलब देश में कितनी इनकम होगी और कितना खर्चा होगा, उसका बजट बनाती है, तो हम तो अपने घर में रहते हैं, क्या हम अपने घर का बजट नहीं बनाना चाहिए? जरूर बनाना चाहिए। तीसरी चीज, फाइनेंस की बुक जरूर पढ़ें माय डियर। साल के अंदर आप पूरे ईयर के अंदर आप एक टारगेट बना लो कि मुझे फाइनेंस की 2 बुक्स कंप्लीट करनी ही करनी है। अपने लिए टाइम निकालिए, अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकालिए, मेडिटेशन के लिए टाइम निकालिए, और सीखते रहिए। क्यों सीखेंगे नहीं तो जीवन में बढ़ेंगे कैसे? बहुत बढ़िया सर। सर थैंक यू सो मच। आपने जो गाइड किया है, जो इकोनॉमिक्स पे आपने बताया है, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं फ्रूटफुल तो है और व्यूअर्स को भी बहुत क्लैरिटी आ गई होगी। सो इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग गाइस।